हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अभी तक आपकी सारी वीडियोस जितने भी आपने देखी हैं उसको बहुत एंजॉय किया होगा और खुश तो सब होंगे ही, क्योंकि मार्क्स जो अच्छे आने वाले हैं। भाई बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए, हमने रिव्यूज़ भी डाले जिसमें हमें पता पड़ा कि भाई हमारा जो वीडियोज़ हैं इन बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी दोनों ही एकदम हिट गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उसी में से फंसा। राइट, सिमिलरली इस बार फिर से मैं आपके सामने अब लेकर आ रहा हूँ वन शॉट वीडियो फॉर नेशनल इनकम। इसके साथ साथ हम दोबारा से आएंगे वन शॉट में, जिसका ओवरव्यू पूरे के पूरे चैप्टर से कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ नेशनल इनकम, 10 नंबर का चैप्टर है। 10 के 10 नंबर आज ही पक्के कर लेना। आज सोने से पहले ये 10 नंबर आपकी पॉकेट में होंगे अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो फटाफट से, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। So all the best all of you. This time also you achieve good marks. Will starts from, हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? अपने नेशनल इनकम से शुरू करने वाले हैं। अब देखो, नेशनल इनकम अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, एक दमदार चैप्टर है। बता दूं कि कितने मार्क्स का चैप्टर है? अरे वाह, देखो 10 मार्क्स, 10 मार्क्स की यूनिट है ये, जिसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर वीडियो को बहुत प्रॉपर्ली, बड़े ध्यान से, अच्छे से देख लिया तो आपके ये 10 मार्क्स आपकी पॉकेट में आज ही की वीडियो से। हाँ, सिर्फ आज ही की वीडियो से 10 मार्क्स, 40 में से 10 नंबर आपके। कैसे करना है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम के सर्कुलर फ्लो वाले पार्ट से। एक क्वेश्चन इस सर्कुलर फ्लो से ज़रूर बनेगा। राइट, अब देखो, बेसिकली मैं आपको इतना कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ, अब देखिएगा कि बहुत अच्छे से माइंड में फील हो जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है उसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हाउस होल्ड। और दूसरा है हमारे पास इकोनॉमी का फर्म। एक हुआ हमारे पास फर्म और एक है हमारे पास हमारा हाउस होल्ड, ठीक है। तो देखिए, अभी जो हाउस होल्ड है और फर्म है, क्या क्या करते हैं। ये जो हाउस होल्ड है ये फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है। अब सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। राइट, हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। राइट, अभी जो 4 हमारे पास क्या हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनसे प्रोड्यूस होता है फैक्टर ऑफ पेमेंट। मतलब हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्म हाउस होल्ड को क्या देगी? फैक्टर ऑफ पेमेंट। क्या देगी? फैक्टर ऑफ पेमेंट। अब सर, फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या होता है? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। राइट, आई होप इट इज़ क्लियर, है ना। तो देख पा रहे हो अब क्या, कि हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, तो फर्म ने भी क्या किया? फैक्टर ऑफ पेमेंट दिया। अब क्या होगा? हाउस होल्ड क्या करेगा? फर्म को, हाउस होल्ड फर्म क्या देगा?
पेमेंट करेगा, जिसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसके लिए? कुछ खरीदने के लिए, गुड्स को यूज़ करने के लिए। तो फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। तो देख रहे हो, इसी को तो बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, राइट। सो सर्कुलर फ्लो क्या है? सर्कुलर फ्लो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी इकोनॉमी का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि हमारे पास दो सेक्टर होगा, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फर्म देता है हाउस होल्ड को फैक्टर ऑफ पेमेंट, जैसे लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। इसी के बाद जब हाउस होल्ड के पास पैसा आता है तो हाउस होल्ड करता है पेमेंट, किसका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। किसको? फर्म को। तो फर्म उसके बदले में क्या देती है? गुड्स एंड सर्विसेज देती है हाउस होल्ड को। तो भाई जो पैसा हाउस होल्ड के पास आया वो पैसा फर्म को दे दिया, किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। यही क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है। आई होप इट इज क्लियर। अब इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट आते हैं, वो है एक रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। अब देखो, ये जो देख पा रहे हो ना, ये मनी फ्लो भी है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये मनी फ्लो भी है। लेकिन रियल फ्लो में क्या होगा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गया, ये वाला पार्ट देख रहे हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज आ गए। मतलब रियल फ्लो एक ऐसा पार्ट हमारी इकोनॉमी का है जो ये कहता है कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, ठीक है। लेकिन मनी फ्लो क्या कहता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में हम आपको फैक्टर ऑफ पेमेंट देंगे, फिर आप उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना और हम आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे देंगे। तो ये क्या हो जाता है? मनी फ्लो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बहुत कर्रा कॉन्सेप्ट था, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। हो गया, समझ में आया? दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखो भाई, ये कॉन्सेप्ट है हमारा फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का। एक्चुअली सही बताऊं तो मैंने सब समझा दिया था और वॉइस खोलना भूल गया। चलो कोई नहीं, दोबारा से एक बार और फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो रेडी टू यूज हैं, जिन्होंने बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है प्रोडक्शन की, उसको हमने क्या नाम दिया? हमने नाम दिया फाइनल गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया, कार यूज बाय हाउस होल्ड, मिल्क यूज बाय हाउस होल्ड, ये सब क्या है? फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट कंज्यूम करना है। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया है, जो विद इन दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, जो रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स अभी नहीं है, उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? इंटरमीडिएट गुड्स नाम दे दिया। ओके। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, वुड परचेज बाय कारपेंटर, लकड़ियां जो कारपेंटर ने परचेज करी हैं, क्या है? यस, स्टिल इट इज व्हाट? इट इज, यस, इट इज इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। लेकिन जैसे मैं आपको इसका बीच का बैलेंस बता दूं, जो केस बेस्ड क्वेश्चन में आने वाला है ये, या अदर्शन रीजन में जरूर आएगा कॉन्सेप्ट वाला। अगर डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी तो ऐसे आएगा। क्या? सपोज करो कि मैंने ऑरेंजेस खरीदे 5 kg, तो भाई मैं तो खाऊंगा ना, छीलूंगा और खा लूंगा, पील ऑफ करूंगा और उसको कंज्यूम कर लूंगा, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड्स हैं। लेकिन एक जूस सेंटर वाले के लिए वो गुड्स इंटरमीडिएट हैं, क्योंकि वो अभी उसको पील ऑफ करने के बाद उसका जूस निकालेगा, जूस एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर आपको बेचेगा, ठीक है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। एक गुड एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए फाइनल हो सकता है, उसी जगह पर वो दूसरे के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ध्यान देना है। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है कैपिटल गुड्स। इसको तो बस ओवरऑल ऐसे ही ले लो छोटा सा। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड, कि जो फिक्स असेट्स को बनाने के काम में आते हैं, या फिर भी हम वी से दैट दीज आर गुड्स विच आर यूज्ड एज फिक्स असेट्स बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरे गुड्स एंड सर्विस को बनाने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रैक्टर यूज बाय अ फार्मर, क्या?
ट्रैक्टर यूज्ड बाय द फार्मर। तो ट्रैक्टर यूज बाय द फार्मर क्या है? कैपिटल गुड है। क्यों? क्योंकि जो ट्रैक्टर है वो एक ऐसी मशीन है जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। दैट्स व्हाई वी से दैट ट्रैक्टर इज अ कैपिटल गुड्स। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पार्ट में अभी अगर आपने मेरा ये वाला पर्टिकुलर पार्ट देख लिया तो फिर अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। वो 8 पार्ट्स क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है GDP MP, दूसरा है GNP MP, तीसरा NDP MP, NNP MP, GDP FC, GNP FC, NDP FC और NNP FC। तो आप देख पा रहे हो कि ये 8 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए। ये 8 कॉन्सेप्ट में से ही कुछ एक वो आपसे पूछने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो सिर्फ आपसे इन 8 में से किसी एक या 2 के बारे में पूछेगा। अच्छा, अब याद करना आसान हो गया ना, अब समझना आसान हो गया ना कि अब हमें पता पड़ गया कि भाई इन 8 के अलावा और कुछ नहीं पूछ सकता वो। ठीक है, पूछेगा तो सिर्फ इन 8 में से ही पूछेगा। उसके लिए मैंने आपके लिए रूल बना दिए। क्या भाई? रूल नंबर 1, फॉर जी को कन्वर्ट करना है एन में, मतलब ग्रॉस को कन्वर्ट करोगे नेट में। रूल नंबर 2, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है किसमें? नेशनल में। डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में। रूल नंबर 3 में पी सब कुछ सेम ही है, इसलिए कोई रूल नहीं ले रहे हम इसको। और फिर रूल नंबर 3 आता है ये वाला, एमपी को कन्वर्ट करना है एफसी में, ये एफसी कन्वर्ट करना है एमपी में। आई होप इट इज क्लियर नाउ। देखो, अब हम लोग रूल नंबर 1 बात करते हैं, रूल नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि बेसिकली हमें एक चीज़ पर बहुत फोकस करना है कि पहला वाला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो थर्ड वाला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना होगा, जब हम ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे, इस पर हमें फोकस करना है ना। तो देखिए, पहला जो रूल बनता है, रूल नंबर 1 जो बनता है वो बनता है या तो आपको ग्रॉस निकालना होगा या फिर आपको नेट निकालना होगा। अगर ग्रॉस निकालना होगा तो नेट वैल्यू गिवन होगी और नेट वैल्यू निकालना होगा तो ग्रॉस वैल्यू गिवन होगी। बेटा बेसिकली ग्रॉस वैल्यू को वो वैल्यू कहते हैं जिस पर हमने सामान को परचेज किया है। ठीक है, जिस वैल्यू पे हमने परचेज किया है वो ग्रॉस वैल्यू है। इस पर अगर डेप लगा दोगे तो नेट वैल्यू आएगी। अगर ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। क्या? अगर ग्रॉस निकालनी, ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? जिस पर हमने खरीदा है, जिस रेट पे हमने खरीदा है उसे ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। तो अगर नेट वैल्यू गिवन है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगी? ग्रॉस वैल्यू। सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, अगर नेट वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या निकल आएगा? नेट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 2 साल के बाद अगर मैं अपना फ़ोन बेचूंगा तो उस पर क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो वो सी क्या हो जाएगी? नेट वैल्यू हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। ये वाला मेथड, ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया पक्का। अब डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन डायरेक्टली गिवन ना हो तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पे फोकस कर सकते हो। इसके बाद हमारा रूल नंबर 2 आता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना। क्या? डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना या नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना।
अब देखो दो मेथड हो गए। डोमेस्टिक अगर निकालना है तो नेशनल गिवन होगा, और अगर नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक गिवन होगा। तो अब बेटा बेसिकली करना क्या है, जब डोमेस्टिक निकालना है और नेशनल गिवन है, तो नेशनल अगर गिवन है तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अपना NFYA, दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे तो आएगा डोमेस्टिक वैल्यू, और अगर डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे तो आएगा नेशनल इनकम। अब सर ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 2, बहुत सिंपल सा। लेकिन ये एक्चुअली है क्या, ये डोमेस्टिक क्या है और नेशनल क्या है? तो देखिए बेटा, डोमेस्टिक वैल्यू का मतलब होता है घरेलू इनकम, और नेशनल इनकम का मतलब है इनकम विच जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, राइट। तो यहां पर जो NFYA यूज हो रहा है उसका मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए फैक्टर, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। क्या, अगर हमको निकालना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर NFYA गिवन नहीं है तो उसका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये जो NFYA है ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसका विशेष कर ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से इसको देखना है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला कॉन्सेप्ट क्या है। और अब बचता है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, MP को FC में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस निकालने को बोलेगा तो फैक्टर कॉस्ट गिवन होगा, फैक्टर कॉस्ट निकालने को बोलेगा तो मार्केट प्राइस गिवन होगा। अब जनरली क्या होता है, जो फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं इसमें, अगर फैक्टर कॉस्ट में आपने NIT को ऐड किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्योंकि भाई मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस को ऐड करने के बाद तो मार्केट प्राइस निकलती है। इसलिए फैक्टर कॉस्ट में जब NIT को ऐड कर दोगे तो मार्केट प्राइस आएगा। ऐसे ही अगर मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस कर दोगे तो आएगा फैक्टर कॉस्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट आता है कि सर ये NIT का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए भाई, NIT का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे GST, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से क्या माइनस कर दोगे, सब्सिडीज माइनस कर दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, NIT आ जाएगा। और ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। अब देखो, मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अगर आपने ये तीनों रूल्स याद कर लिए तो आपका कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको सॉल्व करने में ना आए, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं 3 मैथड्स, जो कि हैं हमारे 3 मैथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। इसको पहले अच्छे से क्लियर कर लो, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लो, तभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, शुरू करते हैं अब हमारा 3 मैथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मैथड हैं, 3 मैथड हैं। पहला है वैल्यू एडेड मैथड, इसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन मैथड। ठीक है, पहला मेथड क्या हो गया, वैल्यू एडेड मेथड, और कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। सेकंड मेथड है इनकम मेथड। कौन सा मेथड, इनकम मेथड। और थर्ड है, लास्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो भाई, 3 रूल बताए थे, उन 3 रूल
और ये 3 मेथड्स, सिर्फ इसको याद कर लो अच्छे से और समझ लो। मैं तो कह रहा हूँ याद करना ही क्या है, जो मैंने समझा दिया तो अब याद करने का मन ही नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो तो समझ में ही आ गया है ना। तो देखो अभी मैं आपको 3 मैथड्स के 3 फॉर्मूले बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये याद कर लो कि किससे क्या निकलता है। वैल्यू एडेड मैथड से, मतलब प्रोडक्शन मैथड से निकलता है GDP-MP। अच्छे से देख लो इसको, क्या GDP-MP। इससे क्या निकलता है NDP-FC। इनकम मेथड से क्या निकालते हैं NDP-FC। और लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है फिर से वही GDP-MP। भाई पहले तो इसको घोल के पी लो, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बोलता नहीं, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई वैल्यूएड मेथड और प्रोडक्शन मेथड से निकलता है GDP-MP, इनकम मेथड से निकलता है NDP-FC और एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है GDP-MP। ओके, तो हैं वैल्यू एडेड मेथड वाले फॉर्मूले पर। GDP-MP क्या, GDP-MP निकलता है वैल्यू एडेड मेथड से, जिसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो क्या देख पा रहे हो, GDP-MP अगर आपको निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इवन दैट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है, अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम क्या ढूंढेंगे, तो हम ढूंढेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या क्या ढूंढेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब अगर चेंज इन स्टॉक भी गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, तो चेंज इन स्टॉक के लिए आप सबसे पहले देखोगे अपना क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से माइनस कर दोगे अपना ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद लास्ट है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब आपको गिवन होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या गिवन होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये परचेज रॉ मटेरियल गिवन होगा तो उसी को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कहते हैं। समझ में आ गया ये सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना। अब देखो, अब मैं आपको ये बता दूं कि सपोज करो इस फॉर्मूले से निकालने को आए, आप निकालो NDP-FC। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपने GDP वाला फॉर्मूला लगाया तो GDP-MP आपके पास आ गया, तो जो भी आया उससे पहले लिख लो, तो हमारे पास आ गया GDP-MP निकल के। ठीक है, अब आपको देखना है क्या, G को कन्वर्ट करना है N में, है ना, क्योंकि हमें तो N चाहिए ना, G नहीं चाहिए। तो नेट के लिए माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है ना, तो डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे। डोमेस्टिक चाहिए था, डोमेस्टिक ही है तो डोमेस्टिक ही चाहिए था। प्रोडक्शन PP सेम है। अब MP को FC में कन्वर्ट करना है, तो MP में क्या ऐड हो गया होगा, NIT, लेकिन FC में NIT माइनस करते हैं तो माइनस कर दो NIT, तो आप क्या पहुंच जाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाओगे। आई होप इट इज़ क्लियर है। अब इनकम मैथड पे चलें, चलो। तो अब देखते हैं हमारा इनकम मैथड। इनकम मैथड से निकलता है NDP-FC। अब इसका फॉर्मूला क्या है, NDP-FC का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, ये 3 मेजर पार्ट कंपोनेंट हैं इसके। क्या क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखो, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं है तो क्या क्या ढूंढोगे, तो आपको गिवन होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की जगह पर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स।
जैसे पीएफ प्रोविडेंट फंड है ना, ये सब जो पेंशन प्लान्स ये सब देख रहे हो, वो क्या है, कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए। प्लस इसमें ऐड करोगे वेजेस एंड सैलरी इन कैश, प्लस ऐड करोगे वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। ठीक है, ये तीन चीज़ें अगर आपको मिल गई तो हम कहोगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर दो चीज़ें गिवन है, एक चीज़ गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको ज़ीरो मान लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस की। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? अब देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर गिवन नहीं है तो उसके चार कंपोनेंट हैं। क्या? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन ना हो तो ये चार चीज़ों को ढूंढ लीजिएगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और अब ये प्रॉफिट का भी एक और फॉर्मूला होता है, वो है हमारा रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो अगर आपके पास क्या गिवन नहीं है, अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स आप यूज़ कर लोगे तो आपको क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा MISE, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। एक्चुअली जो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसका मतलब है कि जब ओनर अपने आप को एंगेज कर लेता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, खुद ही प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है, तो उससे हम क्या बोल देते हैं? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आपको इसी नाम से गिवन होता है। अभी दोनों मैथड क्लियर हो गए। अब हम फाइंड करते हैं अपना लास्ट मैथड कॉल्ड GDP-MP। ठीक है, आप देखो, इसके लिए पहले जगह ढूंढ लूँ कि भाई कहाँ मुझे बताना है। बेस्ट रहेगा इस वाले पार्ट पे बता देता हूँ। ठीक है, तो हम अपने एक्सपेंडिचर मेथड को यहाँ से उठाकर हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या हमारा कि भाई एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? GDP-MP निकलता है ना। तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? GDP-MP निकलता है। और इस GDP-MP के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, प्लस क्या करना है? नेट एक्सपोर्ट। लेकिन अब इसमें भी वही होगा ना, कुछ चीज़ें गिवन होंगी, कुछ चीज़ें गिवन नहीं होंगी। तो देखो क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो देखो, ये तो अब गिवन होंगी। ठीक है, या फिर इसके बदले में आपके पास गिवन होगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो भी अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रखा है तो इन दोनों को ऐड कर डाल दिया उसने, इसका मतलब। ठीक है, और अगर अलग अलग दे रखा है तो आप अलग अलग यूज कर लोगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे कभी कभी दे रखा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर फिक्स्ड वर्ड आ जाए तो आपको अपने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल में ऐड कर देना है क्या? चेंज इन स्टॉक। समझ गए? मतलब कह रहा है कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो गिवन होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये वर्ड क्या जुड़ गया? फिक्स जुड़ गया। अगर फिक्स लिखा है तो उसमें आप ऐड करोगे चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? पक्का? और अगर नेट गिवन है तो फिर डेप्रीसिएशन को ऐड कर देंगे, है ना।
अब बारी आती है लास्ट नेट एक्सपोर्ट की। इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, इम्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो एक्सपोर्ट को जब हम इम्पोर्ट में से माइनस कर देते हैं तो आता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। ये 3 फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर लीजिए सॉल्व, जिसके ऊपर बेस आप क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और बहुत इजी वे में आएगा। वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो इसलिए अब इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिर से, अगर इसको देख लिया तो पूरे के पूरे 10 मार्क्स आपके हैं।